नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ स्ट्रक्चर्स और किसी पार्टी में इतना हो सकता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। हमारा काम ही, हमारा रोल जो रहता है वो हमेशा लोगों के लिए रोल रहता है। पुअर लोग रहते हैं, नो डाउट। बांडीपोरा को एक तखल्लुस मिला हुआ है इल्म अदब और आब 3370 एंड 35A। उससे पहले हमारा जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के अंदर हम दो चीज़ों के बगैर पॉलिटिक्स को अधूरा समझते हैं। सबसे पहले तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद अगर हम लोग रिसेंट पास्ट की बात करें तो युवा यानी यूथ को पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व करने की बात की गई है। तो इन दोनों चीज़ों के बगैर जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अधूरा है। अब जहाँ हम लोग यूथ लीडर्स की बात करते हैं वहाँ पे हमें काफ़ी सारी अलग अलग पार्टीज़ में काफ़ी सारे यूथ लीडर्स नज़र आते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड ऑन फील्ड काफ़ी कम लोग एक्टिव होते हैं। हम लोग आज बैठे हुए हैं एक जगह पे जहाँ पे हमारे साथ एक शख्सियत है, नॉर्थ कश्मीर बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट से, कह सकते हैं फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के वहाँ से, लेकिन अभी प्रेजेंटली हम उनसे बात कर रहे हैं एज अ यूथ लीडर। पूरे जम्मू कश्मीर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, किस तरह की रिप्रेजेंटेशन है और कौन सी चीज़ें बदलनी है एज अ यूथ पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जम्मू कश्मीर में। हमारे साथ बात करने के लिए आज मौजूद हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक यूथ लीडर समीर भट्ट साहब बांडीपुरा से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे शुक्रिया, बहुत जी शुक्रिया। पहला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा समीर साहब कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल सिस्टम में मैंने आपसे पहले ही बताया कि यूथ की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से यूथ लीडर्स भी हैं, काफ़ी सीनियर लीडर्स भी हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर यूथ लीडर्स का क्या रोल है अभी तक रहा है, और किस तरह से आप लोगों ने मदद की है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करने में या चेंज करने में? नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो यूथ स्ट्रक्चर है, मुझे नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ स्ट्रक्चर्स और किसी पार्टी में इतना हो सकता है। क्योंकि हमारे पूरे जम्मू एंड कश्मीर में हर जगह पे एक स्ट्रांग टीम है और अच्छे लड़के हैं, एजुकेटेड है, जो अच्छे से काम कर रहे हैं और जो अपनी मैसेज आगे भी लोगों के तक पहुंचा रहे हैं, और लोगों काम करने में काफ़ी उनका योगदान रहता है। तो ऑब्वियसली आज की डेट में और इससे पहले भी अगर हम देखें, यूथ का बहुत एक अहम रोल है किसी भी पार्टी में। और नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो यूथ हमारी जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टीम जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। और ग्राउंड में सबसे ज़्यादा ग्रास रूट पे काम करने वाले आप आज की डेट में कहीं पे भी देखो, मुझे नहीं लगता है YNC के बगैर और आज की डेट में कोई काम कर पा रहा है और ना कोई काम कर सकता है जितना हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का यूथ फोरम है। जी, अब आपने डेवलपमेंटल रिलेशंस के बारे में बात करेंगे कि आप यूथ लीडर्स ही होते हैं जो ऊपर बताते हैं कि क्या डेवलप करना है क्या नहीं करना है। नॉर्थ कश्मीर की अगर पर्टिकुलरली बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस का काफ़ी अच्छा होल्ड है। आप MP से लेकर के MLAs तक की बात कर लीजिए, नॉर्थ कश्मीर में पूरी तरह से एक ग्रिप बनाई हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। क्या आपको लगता है कि कहीं पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, उनको कैसे रेक्टिफाई करने में आप हेल्प करते हैं, ये जानना चाहूँगा मैं। हमारा काम ही, हमारा रोल जो रहता है वो हमेशा लोगों के लिए रोल रहता है। और स्पेशली जो हमारे रूरल एरियाज़ है, नॉर्थ कश्मीर की बात आपने की है, स्पेशली मैं बांडीपोरा की बात करूं, हमारा बांडीपोरा मेन में थोड़ा सा कुछ अर्बन का जो म्यूनसिपलिटी लिमिट्स आते हैं, उसके बगैर ऑलमोस्ट सारा रूरल एरिया आता है। अगर आप बांडीपोरा की बात करते हो, या उसके बाद जो हमारा गुरेज बिल्कुल पास में ही है, इवन दो कि हमारा जो और भी वुलर के साइड में सुंबल सुनावारी है, काफ़ी ये मैं लेके चलूँ कि ये लेबर तबके ज़्यादातर वहाँ पे रहते हैं और बहुत ही मेरे को लगता है कि पुअर लोग रहते हैं। नो डाउट बांडीपोरा को एक तखल्लुस मिला हुआ है इल्म अदब और आब, दैट इज़ देयर, बट ओनली द थिंग इज़ इल्म अदब आब से काम नहीं चलेगा जब तक हम लोगों के मसाइल हल नहीं करेंगे। हम हल कर भी रहे थे अभी तक। अब कुछ टाइम से पहले जो आपको भी पता है कि 3370 एंड 35A, उससे पहले हमारा काफ़ी अच्छा काम भी लोगों के लिए हो रहा था और बिल्कुल 100% 24/7 लोगों के लिए अवेलेबल होते थे। बट पोस्ट के बाद थोड़ी सी कुछ दिक्कतें हुई है, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको भी पता है। बट अभी धीरे धीरे हम वापस लोगों में जा रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा एक ही मकसद है, हम पार्टी के सोल्जर्स हैं, हमें पार्टी को एक ही चीज़ बोला है कि नहीं, आप बस लोगों के लिए खड़े रहिए और उसके बगैर आपको अभी कोई रोल नहीं है। क्योंकि बस हमारा मेन वही है, क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम आज की डेट में जो जम्मू एंड कश्मीर का है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी वैसे काम नहीं कर पा रहे हैं। उसका एक रीज़न है सबसे बड़ा, क्योंकि अभी लोग डरे हुए हैं, उस डर से निकालना है। वो डरे हुए क्यों हैं? उनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है।
अब उनको हमें जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, वो उनके मसाइल जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे उनको सुना ही नहीं जाता है। उन्हीं के मसले सुनाए जाते हैं जिनका कोई अपना अप्रोच होता है। अगर हम आज की डेट में भी जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे, हमें भी पहले अपने आप को इतनी इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, उसके बाद अगर मूड बन गया है एडमिनिस्ट्रेटिव का तो मिलेंगे, काम करेंगे, अगर नहीं तो वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। बट अभी दौर ही ऐसा है, हम क्या कर सकते हैं। बट हम अपनी जितनी भी हमसे कोशिश हो रही है, हम रूरल एरियाज़ में यूथ रिलेटेड जितने भी हमारे बांडीपुरा में है, बाकी चीज़ में काम तो नहीं हो रहा है, बट हम अपने एफर्ट्स दे रहे हैं। इंशाल्लाह एफर्ट्स देते रहेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करने से इंशाल्लाह उसकी जीत भी होती है। एंड आपने बात की प्री एंड पोस्ट 370 की। प्री एंड पोस्ट 370 में एक सबसे बड़ी बात जो हमेशा बोली जाती है बड़े स्टेजेस पे, वो है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो है वो ग्राउंड पर कहीं नहीं है, ख़त्म हो गए हैं या जो भी है। यूथ जो आपकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उस पर क्या असर है? क्या सही स्टेटमेंट्स हैं बाहर, या फिर ये सिर्फ एक अफवाह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो चुकी है? नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर आज की डेट में भी कहीं पे काम हो रहा है रीजनल पार्टी का, तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बगैर जितने भी कुछ और भी लोग हैं, कि मैं नहीं ये बोल सकता हूँ, जो भी बाकी पॉलिटिकल एक्टिविज़म कर रहे हैं या सोशल एक्टिविज़म कर रहे हैं, दे आर डूइंग गुड। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हम ही लोग काम करें। मैं भी ऐसा पहले से ही एक पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आया हूँ, मैं बिल्कुल एक नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आया हुआ हूँ। शोबे से मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ और मैं एक इंजीनियर भी हूँ। बट जहाँ तक मेरे को लगा कि नहीं, कश्मीर में जितने भी हालात हैं, यूथ रिलेटेड कोई इशू ज़्यादा उतने काम नहीं करे हमारे बांडीपुरा में, तो मेरे को लगा कि नहीं, दिस इज़ द कुछ साल पहले, 4-5 साल पहले मेरे को लगा कि नहीं, मेरी ज़रूरत है, मुझे काम करने की ज़रूरत है। अब ज़िंदगी में अब आए हैं, थोड़ी हम 100 साल के लिए आए हुए हैं। अब जितनी देर आए हुए हैं, एटलीस्ट इतना काम करें, मरने के बाद भी हम जिंदा रहे। तो डिपेंड करता है कि आपका सोच कैसे होगा और आपका काम भी वैसे ही होगा। अगर कोई यहाँ पे उस एंगल से आता है, मेरे को जी बस करप्शन करनी है, मुझे वहाँ से जॉब नहीं मिला है तो मैं यहाँ पे आके पॉलिटिक्स करूँ, मैं वहाँ पे कमज़ोर हूँ, कुछ काम नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स करूँगा। पॉलिटिक्स ऐसा सिस्टम नहीं है। पॉलिटिक्स वो एक चीज़ है, पहले अपने आप को स्टेबल करो, अपनी लाइफ को स्टेबल करो, उसके बाद आप लोगों की मदद कर सकते हो। मैक्सिमम जो यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे आज सब निकलते हैं, बोलते नहीं जी हमें जी लोगों की मदद करनी है, लोगों को हेल्प करना है, मगर पहले सबसे पहले अपनी मदद करनी है आपको। जब तक आप अपने आप को मदद नहीं करोगे, आप लोगों की मदद क्या करोगे? जो आज की डेट में आप देख रहे हो, बहुत सारे जो हमारे अपार्ट फ्रॉम हम आवर ऑर्गेनाइजेशन जितने भी बाकी है, वो तो मुफाद परस्त है। उनको जहाँ पे बेनिफिट लगता है वो वहीं पे चले जाते हैं। अगर उनको लगता है आज की डेट में नहीं, हमारा काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो बोल रहे हैं नहीं ठीक है, हमें किसी और पार्टी में जाना चाहिए जो पावर में है, पावर में आके वो वही होते हैं। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा समीर साहब, जिस तरह से आपने कहा कि आप बांडीपुरा से आते हैं, नॉर्थ कश्मीर से, मोस्ट ऑफ द एरिया रूरल एरिया है, वहाँ पे एक स्टेप अभी शुरू हुई है, काफ़ी टाइम से एक सीरीज़ ऑफ स्टेप चल रहा है जम्मू कश्मीर में, बैक टू विलेज के नाम से 1, 2, 3 हुआ, जिसके पहले 2 हिस्सों में तो लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन तीसरे में कुछ नेगेटिव रिस्पॉन्सेज आए हैं। बांडीपुरा में क्या लग रहा है आपको, बैक टू विलेज कैसा चल रहा है? देखो, उसका एक बहुत बढ़िया जो ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अलहज अली मोहम्मद सागर साहब ने, उसने पहले ही बोला है कि ये एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। पहले इसलिए लोगों को लगा कि ये कामयाब है, उन जितने भी ऑफिसर्स इस पे लगाए हुए थे वो विलेज डोर टू डोर चले गए, तो लोगों को एक उम्मीद जाग गई कि नहीं ये आ रहे हैं हमारी ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए। उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस बताई पहली बार, तो उनको लगा कि नहीं चलो इस बार इन्होंने ग्रीवेंस सुनाई है, अगली बार ये शायद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। दूसरी बार भी जब चले गए, दूसरी बार भी लोगों ने एक पूरी तरह से उनका वो योगदान दिया, वो आए उन जगहों पे जहाँ पे भी बैक टू विलेजेस थे, तो ऑफिसर से बात की हमने, जो पिछले फर्स्ट बैक टू विलेज में जो हमने प्रपोजल दिया था वो तो अभी ग्राउंड पे कंप्लीट ही नहीं हुआ है। उसके बाद सेकंड में उन्होंने बोला नहीं अब होगा, जब तीसरी बार आएगा ऑब्वियसली वो तो फेल तो हो ही जाएगा। अगर वो फेल नहीं होता है तो फिर वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एटलीस्ट, मैं नहीं बोलूँगा कि 100% वो काम होना चाहिए, बट कम से कम 10, 15, 20% तो दिखना चाहिए ना ग्राउंड पे। आपने एक स्टेप उठाया कि आज की डेट में जहाँ पे भी मैं सुन रहा हूँ मैग्नेमाइजेशन ऑफ रोड्स, ये मैग्नेमाइजेशन ऑफ रोड्स तो ठीक है, अच्छी बात है, मैं इसको वेलकम स्टेप कर रहा हूँ, एक ग्रेट इनिशिएटिव है। क्योंकि बट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जो अदर पावर में पार्टीज है वो बोल रहे हैं कि नहीं जी ये जो 370 के बाद पहला एक ऐसा स्टेप उठाया तो मैग्नेमाइज हो रहा है, इसके बाद यहाँ पे इससे पहले मैग्नेमाइज नहीं हो रहा था। इससे पहले क्या हम, हाँ ठीक, अगर हमारे एरिया में अगर मैं बांडीपुरा की बात करूं, हमें तो जब से मैंने होश संभाला है, जब भी मैं बांडीपुरा से श्रीनगर आ रहा था वो रोड तो वैसा भी था, पहले भी था, अभी भी है,
अल्लाह जाने कि वो कब तक सही हो जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, हमारा डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा 2007 में बना, अब उसके साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट गांदरबल भी बना और भी डिस्ट्रिक्ट्स आए हैं। हमारा डीसी ऑफिस तो बन गया, मगर उसके बाद खैर जो हमारा पावर ग्रिड था वो करीबन आई एम नॉट एग्जैक्टली करीबन बट ऑलमोस्ट 11 साल के बाद वो उसकी इनाग्रेशन हुई है। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अभी पार्ट वाइज इनाग्रेशन हुई है, वो भी 5 अक्टूबर को हुई है। इतनी ज्यादतियाँ रूरल लोगों के साथ क्यों कर रहे हो आप बोल रहे हो कि नहीं अब हम सब कुछ कर रहे हैं, करप्शन को भी हटा दिया आप लोगों ने। आप बोल रहे हैं कि नहीं जी पहले लोगों के साथ यहाँ पे इस साल होता था, अब लोगों के साथ अच्छा होगा। अब मुझे बताओ कि जो हमारा अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, अब जॉब्स ये सब कुछ नहीं होता है। आप मुझे बताओ आपने कितने एंटरप्रेन्योर को खड़ा किया हुआ है, आपने कितने यूथ को आगे बढ़ाया कि उनको रास्ता दिखाया कि आपके लिए ये चीज़ें हैं। गवर्नमेंट जॉब ठीक नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का कहाँ किया था आपने? एक बार उमर साहब की सरकार में एक बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव हुआ था, जितने भी यहाँ पे पढ़े लिखे लोग थे उनको प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब मिल रहा था, बाहर से कंपनीज आ रही थी। अगर इतना इनको कश्मीर की दर्द है तो आज की डेट में तो फिर यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज तो यहाँ पे ऑन स्पॉट उनको लेटर ऑफर देनी चाहिए। कौन दे रहा है आप मुझे बताओ, गिन के देखो। हमारी इंडिया की छोड़ो, उनकी जीडीपी तो अभी इंडिया की जीडीपी हमारी बहुत वीक है, बट उसके अगेंस्ट में अगर मैं देखूं कि कश्मीर इतना बड़ा स्टेप उठाया तो हमें तो फिर कुछ अच्छा मिलना चाहिए ना। तो हमें तो रिहेबिलिटेशन ही मिल रहा है, 1 साल से हमारा बंद चल रहा है। एज ए बिजनेसमैन मुझे पता है कि हम कितना सफ़र कर रहे हैं। हमको तो बस उस एंगल से दे रहे हैं स्कीम्स जो हमें पता है, जो एज ए लोन हिसाब से वो हमें कल वापस देना है। वेवर कहाँ पे है जी? अब एक इसमें सवाल आपने बीच में डेवलपमेंट्स का उठाया है। डेवलपमेंट्स नॉर्थ कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी पीछे है, जिसमें आपने भी काफ़ी सारी बातें बीच में रखी। अब मैंने पहले आपको बताया था कि नॉर्थ कश्मीर ग्रिड है पूरा नेशनल कॉन्फ्रेंस का, शुरुआत से लेकर अभी तक रहा है। और ख़ासतौर से अगर हम गुरेज वैली की बात करें तो वहाँ पर पिछले 15 सालों से तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ही लीडरशिप वहाँ पर रही है। नज़ीर अहमद गुरेजी जी वहाँ के एमएलए रह चुके हैं, लेकिन वो जगह आज भी वैसी ही है जैसे वो आज से पहले थी। रोड्स नहीं हैं, हॉस्पिटल्स में स्टाफ नहीं होता, स्कूल्स हैं लेकिन स्टूडेंट्स नहीं हैं क्योंकि वहाँ पे टीचिंग स्टाफ नहीं है। एक एग्जांपल हम आपको बताएंगे, तिलेल एरिया आप जानते होंगे, वहाँ पे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज तो खुला, लेकिन एक मजाक वाली बात यह है कि टोटल वहाँ का फैकल्टी 3 मेंबर्स का है, इंक्लूडिंग द डायरेक्टर ऑफ द कॉलेज। तो ऐसे में ये कहना कि सेंटर के अभी के जो स्टेप्स हैं वो फेलियर है, क्या जस्टिफाई करता है आपको या नहीं? 2014 से पहले की अगर आप बात करते हो, अगर आपके पास ऑन रिकॉर्ड भी होगा, जितनी भी आपने डिग्री कॉलेज तुलेल की बात की है वो भी आप के पास होगा ये पता कि वो कब बना हुआ है। उसके बाद गुरेज का ऑलमोस्ट जो पहले था, मैं नहीं बोलूँगा कि 100% अब डेवलप हो गया, बट ये सारी चीज़ें धीरे धीरे, मगर 2014 से जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई है वो 2014 तक हुई है। 2014 के बाद क्या हुआ है? रोड्स भी वही है जो 2014 तक थे। मैगडम, अगर आप मैगडम की बात करो, ये 2014 तक ही थे, उसके बाद कौन सा मैगडमाइज अभी अब हो रहा है, उससे मैगडम से काम थोड़ी चलेगा बाकी भी। लेकिन इसमें सवाल है समीर साहब, क्योंकि सरकार जब जम्मू कश्मीर की ख़त्म हुई वो साल 2016 में हुई, 2014 से लेकर 2016 तक तो वही एमएलए थे वहाँ पे। आप क्या इस चीज़ को मानते हैं, क्या ये सही है या नहीं कि एक जगह जो आपके मेन टाउन दावर से लगभग 120 किलोमीटर दूर है, तिलेल की ही मैं बात कर रहा हूँ, आपको याद होगा 2 दिन पहले वहाँ पर एक आग का इंसिडेंट हुआ जिसमें लगभग 15 फैमिलीज़ के सर से छत छिन गया, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी फायर ब्रिगेड की व्हीकल्स होनी चाहिए थी वो नहीं थी, एक ही व्हीकल वहाँ पर मौजूद थी जो काफ़ी कम थी उस जगह पर। और सेकेंडली उस लोकेशन तक पहुँचने में उस गाड़ी को इतना वक्त लगा कि तब तक पूरा गाँव ख़त्म हो गया। क्या आपको नहीं लगता कि ये अनजस्टिफाइड लुक है लोगों की तरफ? 15 साल में एटलीस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस वहाँ पर एक लोकल एरिया में 2 या 3 फायर ब्रिगेड्स दिलवा सकती थी। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखो कहीं कहीं पे थोड़ी सी हो सकता है, क्योंकि 2014 तक तो ऑब्वियसली था ही, बट जितना क्योंकि बेसिकली आई बिलोंग फ्रॉम ए बांडीपोरा, तो गुरेज मेरा आना जाना बहुत कम रहता है, मगर जितना भी नज़ीर गुरेज जी साहब ने काम वहाँ पे किया है वो बिल्कुल काबिल तारीफ़ है। क्योंकि अगर उसने काम नहीं किया होता तो ऑलमोस्ट वो 3 टाइम्स एमएलए रह चुके हैं, तो लोग उसको पसंद करते हैं, तो तभी उसको इतना मौका भी मिला है। और इंशाल्लाह अभी
जब भी इलेक्शन होंगे मुझे पूरी उम्मीद है कि नज़ीर गुरेजी साहब वापस आएंगे और जो भी कुछ लोगों के दिल में कुछ थोड़ी सी भी रही होंगी, जो भी छोटा मोटा, क्योंकि हर एक चीज़ को एक जगह को गुरेज की अगर आप बात कर रहे हो, उस जगह वो बिल्कुल एक समझ लो एक नेगलेक्टेड एरिया था, उससे पहले भी और अभी भी नेगलेक्टेड है 2014 के बाद। अब धीरे धीरे करके वो चीज़ें आ जाएंगी इंशाल्लाह व रहमान। एक बार पहले आप आगे भी चलो, इंशाल्लाह सब कुछ वो ठीक हो जाएगा। आगे की बात करते हैं, आप एक यूथ लीडर हैं, कितना ज़रूरी है जम्मू कश्मीर के अंदर यूथ लीडर्स का सामने आना, और आपकी पार्टी में इस पे क्या प्रोग्रेस चल रहा है कि यूथ फेसेस जैसे कि आप हैं और काफ़ी ज़्यादा यंग फेसेस हैं, जिस तरह से आपने भी कहा कि एक एमएलए वहाँ पे 15 साल से एमएलए हैं, कोई नया फेस नहीं है, क्या इम्प्लीमेंटेशंस चल रही हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कि एक नया चेहरा सामने इंट्रोड्यूस करवाया जाए, या कहीं ऐसा तो नहीं कि डर है कि नया फेस आएगा तो वो जीतेगा नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहले जो हमारा यूथ आइकन है वो तो हमारी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब, वो तो हमेशा उसकी चाहत रही है कि वो हमेशा यूथ को प्रमोट कर रहा है। और जो हमारे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट कश्मीर के हैं, उसने हमेशा यूथ को सपोर्ट किया है, हाजी नासिर असलम वानी साहब। और जो हमारा यूथ का प्रेसिडेंट है प्रोविंशियल का, सलमान अली सागर साहब, कंटिन्यूसली इन महीनों में कुछ हमारी थोड़ी सी गैप इसलिए हुई है क्योंकि मैंने जो आपको बोला है कि प्री और पोस्ट में थोड़े से कुछ हो गए हैं। बट इवन दो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी पार्टी है कि अभी रिसेंटली आपने सुना होगा वाइन्स यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस डिज़ोल्व हुआ है। क्यों डिज़ोल्व हुआ है? क्योंकि हमारे पार्टी हाई कमांड, हमारा जो हमारी वाइस प्रेसिडेंट के साथ अभी पिछले महीने मीटिंग भी हुई थी उमर अब्दुल्ला साहब ने, वहीं पे बात हुई थी कि नहीं हमें यूथ को और आगे लाने की ज़रूरत है, और जो यंग यूथ है, क्योंकि अगर कोई सपोज यूथ में काम किया उसने और अब उसको आगे जाना चाहिए, उसने वैसे ही, क्योंकि वहाँ पे मेरिट चलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में कम्प्लीटली मेरिट बेस्ड चलता है, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है उसी हिसाब से उसको काम मिलता है, उसी हिसाब से उसको रोल मिलता है। मुझे नहीं लगता है कि जो भी हमारी पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की टीम है, चाहे वो हमारे प्रोविंस के पेरेंट्स बॉडी हो, जो मैंने आपको नासिर साहब की बात की है, या चाहे यूथ का सलमान अली सागर साहब है, दे वर्क टायरलेसली। इवन हमारा जनरल सेक्रेटरी हमेशा हमारे साथ में रहता है। इवन हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट है उमर साहब की मैंने बात की है, और वर्किंग प्रेसिडेंट भी है, वो हमेशा चाहता है कि नहीं यूथ को मौका मिलना चाहिए, मगर उसका एक ही साथ में है। देखो कोई कहीं जगह पे होती हैं ऐसी चीज़ें जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कोई एक गलती करेगा पार्टी में, कोई दो गलती करेगा, कल सपोज करके मैं कोई गलती करूंगा, वो थोड़ी पार्टी पे आप डालेंगे। वो तो मेरा है ना कि मुझे कैसे काम करना है। एट द एंड में ये मुझे देखना है कि मुझे अपने इलाके में, क्योंकि उन्होंने मेरे को काम करने का मौका दिया है, अब मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं अपने इलाके में कैसे काम करूँगा। अब मैं अपने इलाके में काम नहीं करूँगा, मैं आके बैठूँगा कहीं पर भी, नाम थोड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस का ख़राब होगा। ऐसी बात नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस बिल्कुल, आप देखो इस टाइम पे यूथ को डिसॉल्व करना ये एक बहुत बड़ा मकसद है, ताकि एक अच्छे यूथ और भी आ जाए जिनको मौका मिलेगा, और मौका मिलना भी चाहिए मेरे हिसाब से हमेशा, क्योंकि एट द एंड में यूथ ही सबको लेके चल रहा है। अब आखिरी 2 सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मैं। एक तो आपके अभी अपकमिंग इलेक्शंस हैं, पंचायत इलेक्शंस, क्या आपको कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले कि तैयारी की जाए इलेक्शंस के लिए या नहीं, क्योंकि फ़िलहाल तो पार्टी स्टैंड है कि कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। सेकेंडली, यूथ के रिलेटेड ही सवाल कि आने वाले जनरल इलेक्शंस में क्या लग रहा है, कुछ बड़े नाम यूथ बेस्ड जो होंगे खड़े होंगे या नहीं? पहले पंचायत में देखो, पहली बार है कि ये तो पार्टी का ऑर्डर होगा, और हाई कमांड से जो भी आएगा, जो भी हमारी प्रोविंशियल टीम्स, प्रोविंशियल कमांडर्स हैं, वो जो बताएंगे, क्योंकि वो तो उनकी बात है, हम तो ग्राउंड पे काम करने वाले हैं। जो उनका डिसीजन होगा तो हम उसी हिसाब से चलते हैं। तो अभी इस बारे में मेरे को कोई इल्मियत नहीं है। तो वैसे जो पार्टी डिसीजन लेगी हम तो वो भी करते हैं, और ऑब्वियसली वही हम काम करते हैं ग्राउंड पे। तो यूथ की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर इलेक्शंस में, जहां आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते हैं। बिना यूथ की कोई भी डेमोक्रेसी खड़ी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरह से हमने हमेशा बात की है, जैसे मैंने शुरू में भी कहा, मैंने अभी भी कुछ समय पहले कहा कि यूथ का इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अभी भी हिंदुस्तान के टॉप बड़े लीडर्स को देख लीजिए, अब्दुल कलाम से लेकर के नरेंद्र मोदी की बात कर लीजिए, आप जिस भी लीडर की बात कर लीजिए, वो एक टाइम पे यूथ लीडर थे और आज जाकर के वो इतने बड़े लीडरशिप पोजीशंस पर बैठे हुए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर की भी अगर आप बात कर लीजिए, उमर अब्दुल्ला साहब की बात सामने आई, वो भी एक यूथ लीडर ही बनकर सामने आए, सबसे यंगेस्ट यूनियन मिनिस्टर बने, उसके बाद सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर बने कश्मीर के।
अब ये देखना है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले समय में किस तरह से यूथ का रोल सामने रखा जाएगा। क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी नई जगह पे किसी पुराने फेस को रिप्लेस करके एक नया यूथ लीडर खड़ा करेगी या नहीं, या फिर सबसे बड़ा सवाल जो है आने वाले समय में क्लोजेस्ट एक इलेक्शन है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेट करेंगी या नहीं, ये बड़े सवाल कंटिन्यू रहेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर। और भी अन्य अपडेट्स लेकर आप तक पहुंचेंगे। फिलहाल मुझे हमजद खान और सहयोगी कैमरामैन इमरान तारिक को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए, बने रहिए बाहु एक्सप्रेस के साथ।